और बच्चों कैसे हैं? ठीक है। चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ रहे हैं आदियों के, जिसमें आदियों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। आदियों के गुणधर्म को पढ़ना है कि इसके गुण क्या क्या होते हैं आदियों के। ठीक है, तो आदियों के गुणधर्म को देखते हैं। तो इसमें जो आदियों के गुणधर्म है, एक हमारा प्लस के केस में देखेंगे, एक डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन के केस में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से लॉ इसको फॉलो करते हैं प्लस के केस में और माइनस के केस में। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो इसमें जो पहला इसका गुण है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, इसको हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। सेकेंड है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, इसको कहते हैं साहचर्य नियम। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तस्मक का अस्तित्व। तस्मक का अस्तित्व। और एक है हमारे पास चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम का अस्तित्व। ठीक, तो ये है हमारे कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तस्मक नियम और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, प्रतिलोम का अस्तित्व। ठीक, तो इसमें प्लस के केस में और माइनस के केस में देखेंगे कि क्या ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के केस में इस चारों नियम को फॉलो करता है जो ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, इसमें जो हमारा क्रम विनिमय नियम है, इसमें प्लस के केस में देखते हैं। सपोज करिए आपके पास कोई दो मैट्रिक्स है, मान लेते हैं वह मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए है, दूसरी मैट्रिक्स बी है। इन दोनों मैट्रिक्स को इन दी केस ऑफ एडिशन मतलब प्लस के केस में देख रहे हैं, ए प्लस बी। और कम्यूटेटिव लॉ का मतलब यह है कि उसके क्रम को आपस में इंटरचेंज कर दो, तब ये वे बराबर होने चाहिए। चाहे ए में बी को जोड़िए, चाहे बी में ए को जोड़िएगा, दोनों आपस में क्या आते हैं, बराबर आते हैं। तो a प्लस बी बराबर बी प्लस ए। ठीक, एसोसिएटिव लॉ में जो हमारा साहचर्य नियम है, इसमें तीन मैट्रिक्स लेंगे। सपोज करिए आपके पास ए, बी और सी, कोई तीन मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स में ए प्लस बी प्लस सी, सबसे पहले हम लोग ए और बी को जोड़े, फिर उसके बाद सी में ऐड किए, इक्वल टू होगा ए प्लस बी प्लस सी। तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। चाहे आप ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी करिए, आपका जो योग आएगा वह इक्वल होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है, आइए थोड़ा सा आपको बताते हैं इसके बारे में। जैसे हम लोग अर्थमेटिक में देखते हैं कि जो हमारा आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मतलब एक ऐसी संख्या जो किसी संख्या में ऐड कर दीजिए ताकि पुनः वही संख्या हमको मिल जाए, तो एडिशन के केस में वह आइडेंटिटी मानी जाती है। और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है कि एक ऐसी संख्या, एक ऐसा नंबर जिसको किसी संख्या में गुणा करने पर या मल्टीप्लाई कर देने पर पुनः वही संख्या हमको मिल जाए, तो वह
जिस संख्या से गुणा करते हैं वो गुणा के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी मानी जाती है। लेकिन हम यहाँ पर क्या रहे हैं, एडिशन के केस में। तो अभी एडिशन वाला देख रहे हैं। तो एडिशन में क्या करते हैं, इसमें हमारे पास आइडेंटिटी लेना है, एक ऐसी आइडेंटिटी लेनी है जो कि हमारा आव्यूह से रिलेटेड हो और एक आव्यूह में उसको जोड़ दे, ठीक है। तो आव्यूह का मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पुनः वही आव्यूह प्राप्त हो जाना चाहिए। जैसे सपोज करिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a बराबर कितना मिलता है, ऑलरेडी a ही हमको मिलेगा। तो 0 0 का मतलब एक नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स आप जानते हो, नल मैट्रिक्स में कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स आपस में सभी एलिमेंट्स शून्य हो, वही नल मैट्रिक्स है। वही नल मैट्रिक्स का काम 0 कर रहा है यहाँ पे। तो चाहे a में 0 को जोड़िए, चाहे 0 में a को जोड़िए, आएगा a ही, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स का मतलब ये है प्रतिलोम का, कि प्रतिलोम का अस्तित्व है कि नहीं है। प्रतिलोम मींस ये होगा कि एक ऐसा मैट्रिक्स लो, उसमें किसी ऐसे मैट्रिक्स को जोड़ दो ताकि आपको आइडेंटिटी मिल जाए। अगर इन केस आप एडिशन देख रहे हो तो जैसे सपोज करिए हमारे पास a है, तो a में हम क्या ऐड कर दे कि हमको आइडेंटिटी मिल जाए। तो इसका इनवर्स लेने के लिए इसमें ऐड कर दें अगर हम -a को, तो हमको कितना मिलेगा, आइडेंटिटी 0 आ गई। और ये किसके बराबर होगा, -a प्लस a के। अगर आपके पास a कोई आव्यूह है, a कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वह -a होगा। a का इनवर्स कितना, -a, और -a का इनवर्स, -a का इनवर्स कितना होगा, a होगा। -a का इनवर्स a होगा। तो ताकि आप उसमें लगाइए और आइडेंटिटी मिल जाए तो उसका अस्तित्व होगा। तो इनवर्स समझ गए आप, आव्यूह a है, एक ऐसा आव्यूह लिख दो, उसको ऐड करके ताकि शून्य आ जाए, क्योंकि हिंदी के साथ हम एडिशन देख रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक। चलिए, तो ये एडिशन के केस में हो गया। जरा देखिए ये क्या, सभी जो चारों लॉ हैं हमारे, ये जो 4 लॉ दिए गए हैं, क्या ये माइनस के केस में भी फॉलो करेंगे। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ को देखते हैं हिंदी के साथ, सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं, तो क्या a माइनस बी, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए होगा। ये कभी नहीं हो सकता, दोनों वैल्यू कभी इक्वल नहीं आएगी। एक मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स बी है, तो पहले a में से b को घटाइए, फिर b में से a को घटाइए, तो ये कभी इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब जो ये माइनस है, माइनस कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता माइनस, ठीक। देखते हैं एसोसिएटिव लॉ, क्या एसोसिएटिव लॉ ऐसा होगा। एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, क्या इक्वल है। ये देखिए, इसको अगर हम a माइनस माइनस अंदर गया b प्लस सी, ये देखिए कितना है, a माइनस बी माइनस सी है, लेकिन यहाँ माइनस बी प्लस सी मिल रहा है। इसका मतलब ये जो हुआ एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता है। जो माइनस है, माइनस एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। आइए देखते हैं क्या एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के केस में ये फॉलो है कि नहीं है, इसको फॉलो करेगा कि नहीं। जैसे a प्लस 0, तो यहां देख लेते हैं a माइनस 0 इक्वल टू 0 माइनस a, क्या बराबर है, ये कितना है, a में 0 घटाएंगे a बचेगा, 0 में से a घटाएंगे तो माइनस a माइनस a के कभी बराबर होगा, कभी नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक। तो a, तो ये इसको भी फॉलो नहीं करता, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और जब एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को फॉलो नहीं करता तो इनवर्स की बात ही नहीं। क्यों, क्योंकि इनवर्स तभी आता है, इनवर्स तभी निकाल पाएंगे जब आपको आइडेंटिटी मिले। जब ये आइडेंटिटी का ही अस्तित्व नहीं है इस केस में, माइनस के केस में, तो इनवर्स ऑटोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी चर्चा भी हमको नहीं करनी है। तो ये बात समझ गए। तो जो हमारा प्रॉपर्टी होता है मैट्रिक्स का, प्लस और माइनस के केस में, प्लस
सभी कंडीशन को फॉलो करता है, लेकिन माइनस इनमें से किसी कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक, एक है हमारे पास, ये बगल में देख लेते हैं थोड़ा सा। एक प्रॉपर्टी और है कि अगली जो प्रॉपर्टी है हमारी वह है मल्टीप्लिकेशन स्केलर। मल्टीप्लिकेशन स्केलर आदिश का किसी आव्यूह में जो गुणा है, ठीक है, उसके सापेक्ष देखते हैं। वैसे सपोज करिए आपके पास दो स्केलर्स हैं यम और एन। अगर यम और एन इसके साथ कोई मैट्रिक्स है तो इन सिमिलर केस जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही इसमें कर दीजिए। मल्टीप्लाई हम करेंगे तो एम ए प्लस एन ए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई एम ए प्लस एन ए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये बराबर हो गया। इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन को भी फॉलो करता है। यहाँ माइनस रहेगा तब भी वो फॉलो करेगा, इसके साथ चला जाएगा। लेकिन जो माइनस है वह नेगेटिव, इसका कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को फॉलो नहीं करता है। से सभी कंडीशन को फॉलो करता है। ये पॉजिटिव जो प्लस है ये सभी कंडीशन को फॉलो करेगा, लेकिन माइनस इन किसी भी केस को फॉलो नहीं करता है। ठीक, इतनी बात समझ गए। आइए आज आपको इसको नोट कर लीजिएगा और एक दूसरी टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों के लिए, जिसमें हम लोगों को देखना क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, दो अवयवों का गुणा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, डस्ट कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों का गुणा, अवयवों का गुणा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गई तो पूरा मैट्रिक्स आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन किसी अवयव का कैसे करते हैं, आइए सबसे पहले उसको देखते हैं, फिर एक एग्जांपल आपको देकर समझाते हैं। ठीक, तो दी product of two matrix A and B is defined if number of columns of matrix A is equal to number of row of मैट्रिक्स बी। बहुत ध्यान से देखिएगा, प्लीज केयरफुली। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी, हिंदी मीडियम वाले, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, उसका गुणा दो अवयवों का गुणा तक डिफाइंड होगा। ठीक है,
यदि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए के स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स बी के पंक्तियों की संख्या के अगर बराबर है, तभी हम लोग दो मैट्रिक्सों का आपस में गुणा कर सकते हैं, तभी वह गुणा पॉसिबल है, डिफाइंड है। और अगर ऐसा नहीं है, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर है, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे ए बी निकालना है, ए बी एक मैट्रिक्स ए है, दूसरी मैट्रिक्स बी है, तो ए बी निकालना है। तो ए बी के लिए इसका जो कॉलम होगा और इसका जो रो होगा, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रो के बराबर हो, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तभी ये पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं है, रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं है, तो उस केस में कह देंगे कि उसका मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं है। ठीक, मान लेते हैं लेट a इक्वल टू a i j m क्रॉस n एंड b इक्वल टू b i j m क्रॉस p। ठीक, ये दो मैट्रिक्स हैं, तो क्या देखते हैं इसका गुणन, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वह पॉसिबल है। अब ए बी देखिए, ए बी अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं ए बी, तो इसमें ये क्या है, ये रो है, ये क्या है कॉलम, इसमें ये रो ये कॉलम। आपको पहले बताया गया जो उसका ऑर्डर लिखा जाता है क्लास में, पहले रो देन कॉलम। तो पहले रो को लिखेंगे, उसके बाद फिर कॉलम को लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रो ये है, तो नंबर ऑफ पहली वाली मैट्रिक्स पहले ए है, तो ए का कॉलम देखो, ए का कॉलम n है, इसका कॉलम और इसका रो आपस में बराबर है, तो ए बी हमारा पॉसिबल है। ए बी को हम डिफाइन कर सकते हैं, इसका मतलब जो ए बी होगा ए आई जे एम क्रॉस n इंटू बी आई जे एन क्रॉस पी। ठीक, ये दोनों इक्वल है, और जब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एक नई मैट्रिक्स मिलेगी। सपोज करिए वह मैट्रिक्स कौन सी है, सी आई जे की, लेकिन जो ये ऑर्डर से ये और ये हम लोग निकाल देंगे, बचेगा कितना, m क्रॉस p का। जो हमारी न्यू मैट्रिक्स आएगी वह m क्रॉस p ऑर्डर की हो जाएगी ना। ये ए बी डिफाइंड है, ए बी क्या है, डिफाइंड है। क्यों डिफाइंड है, क्योंकि इसका नंबर ऑफ रो ए का नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के बराबर है, ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए ये डिफाइंड है। और क्या बी ए डिफाइंड है, बी ए क्यों नहीं डिफाइंड है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स p है और इसमें नंबर ऑफ रो n है, p और n बराबर नहीं है, बी ए नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड, ये पॉसिबल नहीं है, बी ए को डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि n और p, ये p और n आपस में बराबर नहीं, इसमें ये कॉलम है, ये कॉलम और ये रो या आपस में बराबर नहीं। क्यों, क्योंकि p नॉट इक्वल टू m, p और m बराबर नहीं है। p क्या है, मैट्रिक्स b का नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, b1, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम्स और इसका नंबर ऑफ रो आपस में अगर बराबर होता तो बी ए भी डिफाइंड होता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये डिफाइंड नहीं है। लेकिन इसमें देखिए जो ए बी हमको मिला, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है n, इसका नंबर ऑफ रो कितना है n, दोनों आपस में बराबर है, n बराबर n, इसलिए ये डिफाइंड है और ये डिफाइंड नहीं है। तो बात समझ गए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं, उन दोनों मैट्रिक्सों में हम देखेंगे क्या कि जो पहला मैट्रिक्स है उसके स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के अगर बराबर है तो दोनों आव्यूहों का गुणनफल संभव होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो उसका मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं होता है।
इतनी बात समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इस पे आइए एक बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि कैसे मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक जनरल टाइप का क्वेश्चन पहले कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर एक अदर क्वेश्चन करते हैं और उसका मल्टीप्लाई करके आपको दिखाते हैं। सपोज करिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, ए, इसमें आपके एलिमेंट्स जो हैं ये 2 3 1 4 0 2 ये है, और एक मैट्रिक्स बी है जिसमें हमारे पास 1 -3 2 4 3 0 2 1 5 ये एक मैट्रिक्स ए है, दूसरी मैट्रिक्स बी है, ये कितने ऑर्डर की है? 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। ये कितने ऑर्डर की है? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। तो हमको क्या करना है? फाइंड करना है ए बी एंड बी ए। ए बी और बी ए को निकालना है। क्या देखते हैं? ए बी और बी ए निकल जाता है, इसका मल्टीप्लाई जो है वह पॉसिबल है कि नहीं है, इस चीज को हम देखेंगे। और एक चीज और आप याद रखिएगा कि मैट्रिक्स में ए बी और बी ए कभी इक्वल नहीं होते हैं। मल्टीप्लाई तो हो सकता है भी है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये इक्वल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। क्या ए बी संभव है? ए बी, ए में कितने कॉलम्स हैं? 3। इसमें कितने कॉलम्स हैं? ए बी पॉसिबल है, ये डिफाइंड है। पॉसिबल, पॉसिबल मतलब डिफाइंड है। क्यों डिफाइंड है? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी। क्यों? इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, रो कितने हैं? 3। तो ए बी हमारा डिफाइंड है, ए बी डिफाइंड है। क्या बी ए देखते हैं डिफाइंड है? बी ए में देखिए, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। और इसमें नंबर ऑफ, जितना इसमें कॉलम होना चाहिए उतना इसमें रो होने चाहिए, तो इसमें रो 2 है, तो ये नॉट डिफाइंड, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑफ मैट्रिक्स ए। दैट इज, इसमें कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स बी में 3 नॉट इक्वल टू, इसमें कितने हैं? 2। इसमें रो कितना है? 2। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये इक्वल है। तो यहां पे ए बी का मल्टीप्लाई तो हम निकाल देंगे, लेकिन बी ए का जो मल्टीप्लाई होगा वह फाइंड नहीं किया जा सकता, वह डिफाइंड नहीं है। आइए, तो जो डिफाइंड है उसको हम लोग निकालते हैं कि ये डिफाइंड कैसे है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है हमको, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, ए बी इक्वल टू ए बी डिफाइंड था, तो ए बी को निकालते हैं। वैल्यू को लिखिए 2 3 1 4 0 2
यहाँ पे जो वैल्यू है बी की 1 -3 2 4 3 0 2 1 5। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कितने क्रॉस कितने की है, ये 2 क्रॉस 2 की है, ये 3 क्रॉस 3 की है, तो ये 2 क्रॉस 3 की है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3 कॉलम है। ये 3 क्रॉस 3 की है, ये 2 क्रॉस 3, ये 3 क्रॉस 3, तो ये 3 और 3 बराबर है। इसका मतलब जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको न्यू मैट्रिक्स आएगी, नई वाली मैट्रिक्स मिलेगी, वह 2 क्रॉस 3 की होगी। ये 3 और ये 3 इक्वल है ना, तो ये नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो बराबर है। अगर नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो बराबर है तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो हमको 2 क्रॉस 3 की मिलेगी। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस बात को बहुत ध्यान से केयरफुली देखते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस पहले रो को लेना है। ये जो पहला रो है, इस पहले रो के, ये जो हमारा पहला रो है, ठीक है, ये जो हमारा पहला रो है, पहले रो को पहले कॉलम, ठीक, इस पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहला रो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक जितने कॉलम दिए गए हैं उन सब में मल्टीप्लाई ना हो जाए। तो इस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको लिखते हैं। देखिए ए बी इक्वल टू, अब इसका पहला एलिमेंट हमको लिखना है। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा इसको देखते हैं। जो ये 2 है, इस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करो, करस्पॉन्डिंग का करस्पॉन्डिंग के साथ करना है, 2 का 1, तो 2 × 1। यहां हमेशा मल्टीप्लाई करते जाएंगे, संख्याओं को ऐड करते जाएंगे, प्लस। अब ये दूसरा लेंगे तो इसका दूसरा, तो 3 × 4 प्लस 1 × 2। ध्यान दीजिए, ये जो इतना मिला ये केवल हमारा पहला एलिमेंट मिला, जो एंट्री एलिमेंट A11 होता है, ठीक। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। अब इस फर्स्ट रो का हम लोग सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे। सेकेंड कॉलम के साथ करने के लिए फिर वही प्रोसेस करेंगे। इस रो को आपको अभी छोड़ना नहीं है जब तक सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई न हो जाए। अब पहला इसका रो कौन सा चल रहा है, पहली पंक्ति चल रही है, तो पहले में ही रहेंगे हम। यहां लिखेंगे 2 × -3 प्लस 3 × 3, फिर 1 × 1। तो पहले का इस दूसरे रो के साथ हो गया, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ, पहले रो का सेकेंड कॉलम के साथ, फिर इस फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। यहां देखिए 2 का 2 के साथ, फिर 3 का प्लस 3 × 0, फिर 1 × 5, ठीक। इस पहले का इस एलिमेंट के साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके, तो फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट हुआ, पहला रो हो गया। जब फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया, अब इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम लोग इस सेकेंड रो को लेंगे, किसको, इस सेकेंड रो को लेंगे और इस सेकेंड रो को देखते हैं कि क्या आता है। सेकेंड रो में देखिए 4 है। अब इस सेकेंड रो को ले लीजिए, ये इसको हटा दीजिए। अब इस सेकेंड रो को लेंगे, सेकेंड रो में ये, अब पहला एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई करो। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ करके सेकेंड रो को भी हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक। अब यहां देखिए ये कितना होगा, 4 × 1, 4 × 1, 4 × 1, यहां कितना है 0, तो 0 × 4, फिर 2 × 2 प्लस 2 × 2। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, ये इसके साथ, ठीक। अब इन सिमिलर केस इस 4 का जो सेकेंड रो है, दूसरी पंक्ति है जो दूसरी कॉलम के साथ करेंगे।
अब कितना लिखें 4 इंटू -3, फिर यहां पे 0 इंटू 3, फिर 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। इसके बाद अब इस सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ करके इसको कंप्लीट करते हैं। 4 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 5। अब देखिए कितने रो मिले, 1 2, कॉलम 1 2 3, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मिली, जो कि हम आपको पहले बताए थे ये 3 और 3 इक्वल है, तो इसको आप निकाल देंगे, बचेगा कितना 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी। ठीक, करना क्या है आपको, सबसे पहले वाली मैट्रिक्स का आप रो लीजिए, इस मैट्रिक्स का रो लेंगे, इस मैट्रिक्स का कॉलम, इस पहले रो का तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कि सभी कॉलम समाप्त न हो जाएं, तभी इस रो को छोड़ना है। और इस रो को फर्स्ट रो में भी लिखते जाएं, क्यों, क्योंकि पहला रो लेकर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। यहां देखिए एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं, ये पहला रो है, इस पहले रो का पहले कॉलम के साथ करके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का 2 का 1 के साथ, 3 का 4 के साथ, 1 का 2 के साथ, ये पहला एलिमेंट। फिर यहां जब करेंगे, अभी फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ यहां लिखेंगे 2 का -3, 3 का 1 का 1, फिर 2 का यहां पे, अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ हो गया। ठीक, इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करते रहेंगे। ये वाला देखिए, इसका सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम, यहां जब तक कि ये रो समाप्त नहीं हो जाएगा, जो रो लिए हैं उस सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके समाप्त नहीं कर देंगे, तब तक रो को छोड़ना नहीं है। ठीक, आइए इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए बी इक्वल टू, यहां सॉल्व करिए, 2 इंटू 1 2, 3, तो ये 2 प्लस 12 प्लस 2, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लो, 4 प्लस 0 प्लस 4, इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 माइनस 3 प्लस 9 प्लस 1, इसको कर लीजिए, 4 माइनस 3 प्लस 0 प्लस 2, ये 4 प्लस 0 प्लस 5, यहां पे 6 प्लस 0 प्लस 10। इसी को सॉल्व करते हैं, ए बी इक्वल टू, ये कितना आया, 2 2 4 12 4 16, ये कितना आया, ये देखिए, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 2 इंटू 3 करेंगे तो ये -6 आएगा, ये 4 इंटू 3 करेंगे तो -12 होगा। ठीक, ये -12, और ये 2, ये 4 इंटू 2 करेंगे तो ये 8 होगा। ठीक, आइए इसको देख लेते हैं, 2 2 4 4, ये 16, ये कितना आया, 9 1 10, 10 में से ये 4, ये 5 4 9, ये 4 4 8, और ये -10, -10, और यहां पे जो मिला ये 18, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 8, और जो मैट्रिक्स आई ये 2 क्रॉस 3 की मिली, यही हमारा ए बी हुआ। ठीक, ये ए बी है, और ए बी तो पॉसिबल था, बट बी ए आपको पहले ही बता दिए थे कि बी ए डिफाइंड नहीं है। अगर बी ए डिफाइंड नहीं है तो बी ए को हम फाइंड नहीं कर सकते, वह पॉसिबल ही निकालना नहीं है। ठीक, तो इसके आज इस वीडियो में हम लोग देख लिए मल्टीप्लिकेशन और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है।
अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक्स होंगी। ठीक, आशा है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक, थैंक यू।